हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर हम आपके लिए, आपको पता ही है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस प्रशिक्षु बैच का और ये प्रशिक्षु बैच आपके लिए एकदम निःशुल्क है। ठीक है, क्या है, इस निःशुल्क है ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर टाइम टेबल बताने से पहले आप जल्द से जल्द हमारी क्लास से जुड़ जाइए टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और हम अपना फिर से एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। जो हिंदी का सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस, ये हिंदी का सब सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 11 बजे क्लासेस थी। और इसके बाद बाल विकास फर्स्ट पेपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी टाइमिंग 5 बजे है शाम को। ठीक है, इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ा रही हैं, तो अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं। इनकी टाइमिंग 4 बजे की है। और वो कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे आपको, उसकी टाइमिंग होगी 3 बजे की। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द हमारे इस टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ जाइए और इस प्रशिक्षु बैच का फ़ायदा उठाइए, जो कि आपके लिए एकदम फ्री है। इसमें पीडीएफ और क्लासेस सब कुछ फ्री दी जाएंगी। और आपको मैथ्स जो पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे रंजीत सर पढ़ाएंगे, और इनकी टाइमिंग होगी 6 बजे की शाम को। ठीक है, कितने बजे की? 6 बजे की। तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको बाल विकास फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, ईडीयू फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जो है पहले क्लासेस में मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन बताया था कि क्या क्या आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले आप मेरी सिलेबस वाली क्लास देखिए, इससे आपको पता चलेगा डीएलएड में कितना सिलेबस है। इस हिसाब से जो है आप अच्छे से फिर उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज कराऊंगी, पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसको हम ईडीयू फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ईडीयू फर्स्ट कहते हैं। तो जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमने जो है, मैं आपको बाल विकास में उनकी अवस्थाएं तो करा चुकी हूँ। ठीक है, अवस्थाएं हम देख चुके हैं कि क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, इससे पहले हम जो हैं शारीरिक विकास कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हम जो हमारा बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, अवस्थाओं में हम इसमें क्या है, हमने अपनी तीनों अवस्थाओं में काफ़ी कुछ कर लिया है। हमने शारीरिक विकास कर लिया, ठीक है। और हमने क्या देखा था, इसके बाद जो है हमने भाषा का विकास भी कर लिया, भाषा का विकास। ठीक है, और हमने और क्या किया था, और विशेषताएं भी कर ली थी कि हमारी जो अवस्थाएं हैं इनकी विशेषताएं भी कर चुके हैं हम। ठीक है, और हमने और क्या किया था, हमने शारीरिक विकास किया था और मानसिक विकास भी किया था। यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब हम अपना कर चुके हैं। तो आज मैं आपको जो है, जो हमारी अवस्थाएं हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो उसमें हम आज सामाजिक विकास देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज, तो सारी अवस्थाओं में जो सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तो सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो शिशु जन्म से सामाजिक
शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो आपको पता ही है, जैसे हम संसार में आते हैं तो उसके बाद ही हमारा क्या होता है, सामाजिक चक्र जो होता है, सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। और हम जो व्यक्ति होते हैं हमारे आसपास में, ठीक है, तो व्यक्तियों के प्रति हमारे क्या होती है, प्रतिक्रियाएं करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर और जीवन पर्यंत चलती है। कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो जो सामाजिक प्रक्रिया है ये भी हमारी क्या होती है, जीवन जन्म से, कब, जन्म जब ले लेते हैं, जन्म से जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, मतलब मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो सामाजिक प्रक्रिया होती है जन्म के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जन्म के बाद से जो है हमारे जीवन पर्यंत चलती है, मतलब मृत्यु तक चलती रहती है, ये हमारी सामाजिक प्रक्रिया होती है। और हम शिशु की सामाजिक प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम जो सामाजिक प्रक्रिया है उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें हम सामाजिक प्रक्रिया, अगर आपको पक्ष लिखा भी आ जाए तो यहाँ पर भी वो सही होगा। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया या विकास आ जाए तो भी आपका यही होगा। ठीक है, तो पहली संस्था क्या होती है, बच्चे की सबसे पहली संस्था उसका परिवार होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहली संस्था क्या होती है, बच्चे की परिवार होती है। और पहली सदस्य कौन होती है, उनकी माँ होती है। ठीक है, बच्चे की माँ उसकी पहली सदस्य मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। और फिर सदस्य में कौन आता है, फिर पापा और भाई बहन आते हैं। फिर अन्य सदस्य होते हैं, दादा दादी होते हैं, दादा दादी हो गई, चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गई, उसके बाद वो बाद में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली संस्था क्या होती है, परिवार होगी। ठीक है, उसके बाद पहली सदस्य क्या होती है, माँ होती है। तो माँ क्या होती है, माँ बच्चे की सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है, जो माँ होती हैं वो बच्चे के लिए सर्वोपरि मानी जाती हैं। ठीक है, जो होती हैं ठीक है, सर्वोपरि होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से सामाजिक चीज़ें जो हैं हमारे डेवलपमेंट में सहयोग करती हैं। और आगे देखते हैं इसमें, परिवार के सदस्यों की पहचान तृतीय वर्ष तक बालक अंतर केंद्रित रहता है। ठीक है, मतलब कि अंतर केंद्रित रहता है, मतलब ठीक है, अंदर ही रहता है उसके, लेकिन जो है पहचान जो है वो बता नहीं पाता है। वह अपने के लिए ही कार्य करता है और अन्य किसी के लिए नहीं करता, मतलब वह स्वयं के लिए जो भी कार्य करता है अपने लिए करता है और किसी के लिए वो प्राथमिकता नहीं देता है। दो या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष में समाप्त होने तक बालक बहिमुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। और शैशवावस्था में के जो अंतिम वर्ष होता है इसमें क्या है, व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। किस अवस्था से होता है, बाह्य परिवेशियों पर केंद्रित विकास शिशु का, तो वो होता है अंतिम वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें होता है। ठीक है, शिशु मित्र बनाना, विचार
विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है एक शिशु जो है पूर्ण करता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव हैं। ठीक है, क्या है महत्वपूर्ण, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं आपके टीचिंग वाले, उनमें सब में पूछा जाता है। KBS ले लीजिए, TET ले लीजिए, ठीक है, और जो है DSSS भी ले लीजिए। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपकी जो है परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो पहली इसमें परिभाषा है शैशवावस्था में स्ट्रैंग के अनुसार। तो इनके अनुसार क्या है, शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करने लगता है। मतलब इनके अनुसार जो शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो क्या है, जो प्रथम के 2 महीने होते हैं उनमें ही अपने भावी जीवन का शिलान्यास करने लगता है। ठीक है, और अगली परिभाषा जो दी है वो है बैलेंटाइन के अनुसार। ये है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं क्योंकि इनमें से आपको DLED में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा है इन्होंने कहा है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्या कहा है, 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है परिभाषा भी समझ गए होंगे अच्छे से। वैसे तो हमने अपनी पहली क्लास में ही जो जब स्टार्ट की थी अवस्थाएं तभी कर ली थी, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए ले आई हूँ। अब हम देखते हैं बाल अवस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। क्या होता है, बाल अवस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। तो शैशवावस्था में शिशु का संसार क्या होता है, उसका परिवार होता है। ठीक है, लेकिन जब बाल अवस्था में बच्चा आता है तो उसका परिवार कौन हो जाता है, उसके बाहरी मतलब कि परिवार के बाहर वाले लोग हो जाते हैं, मतलब साथी हो जाते हैं। और उसका विद्यालय में जो भी होते हैं उसके टीचर्स होते हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, जो गुरु होते हैं बच्चे के। ठीक है, अध्यापक क्या होते हैं। ठीक है, अध्यापक यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा सब कुछ अपने अध्यापक को मानता है। अगर वो कहते हैं ये गलत है तो वो गलत है, अगर वो कहते हैं ये सही है तो ठीक है। ठीक है, उसके उसके उनकी बात के लिए वो बिल्कुल काटना नहीं है। उसके वो अपने घर में भी ही जो अपने अध्यापक द्वारा कही बातें होती हैं उन्हीं को क्या है अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है बालक बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। ठीक है, समाज के प्रति क्या होता है, बच्चे का रुझान होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या वो क्या करता है, वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्श का पालन करता है। ठीक है, तो वो क्या है, समाज में जो भी हो रहा है उन सारे नियमों का कानूनों का क्या है उनका आदर और सम्मान करता है। ठीक है, और तीसरा है इस आयु में बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं। मैंने कहा नहीं कि मतलब कि लड़के और लड़कियां अलग अलग खेलते हैं, बॉयज़ के साथ खेलते हैं, गर्ल्स के साथ खेलती हैं। उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, वे अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो जो अपने समूह बनाते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो भी वो खेल खेलते हैं उनमें क्या जो नियम होते हैं उनका भी वो अच्छे से पालन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से देखें। और आगे देखते हैं और बालावस्था में सामाजिक विकास और किस तरीके से होता है एक बच्चे का। तो फोर्थ इसमें है कि इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं, मित्र बनाने लगते हैं। वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं, मतलब जो उनके क्लास में होते हैं उसको ही क्या बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। तो ये हमारी अवस्था जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी को जो है विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्यालय की आयु। ठीक है, तो विद्यालय की आयु स्कूल एज। ठीक है,
स्कूल एज। तो आपकी ये क्या होती है, स्कूल एज होती है, जगह नहीं इसलिए मैंने छोटा सा लिखा है। तो आगे देखते हैं, 5th दिया है, इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य लोगों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, बार निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, इसमें आत्म सम्मान की मात्रा अधिक होती है। बच्चों में क्या है, आत्मसम्मान की जो भावना होती है उसका विकास पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, और 6 देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्तियों और चारित्रिक गुणों, नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, जैसे आपके आसपास के जो इस एज के बच्चे होंगे बाल्यावस्था में, तो आप उनको देखते ही होंगे कि किस तरीके से जो है वो अपने माता पिता हैं और उनके अध्यापक हैं, उनके व्यक्तित्व को क्या है, अनुसरण करते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके व्यक्तित्व से क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी जो विशेषता होती है, सीखने की विशेषता होती है। ठीक है, वो उनसे ही सीखते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा, घर में अगर कुछ गलत तरीके से बातें हो रही हैं और बच्चा जो बाल्यावस्था में इस एज में है, तो वो भी वही सीखता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके सामने वो वही बोलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसीलिए हमें बच्चों के सामने क्या है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, कि वो सुनते बहुत ध्यान से हैं, बच्चे जो होते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं, फिर वही बात जो दूसरे व्यक्ति के सामने कहते हैं तो जो है खुद को भी अच्छा नहीं लगता, अरे ये कैसा कह रहा है, तो उसको हम डांटने लगते हैं। तो लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो घर में बोला जाता है। ठीक है, तो 7th देखते हैं, इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित व स्वार्थी नहीं होते, मतलब स्वार्थी नहीं होते बच्चे। ठीक है, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजन करते हैं, मतलब खुद को क्या है, समाज में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन वो स्वार्थी नहीं होते, किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी कार्य को वो स्वार्थ के हिसाब से नहीं करते हैं। ठीक है, और जो है वो समाज में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद 8 नंबर, इस अवस्था में बच्चे में नेता बनने की भावना जो है दिखाई देती है। बच्चा क्या ये कहता है, ये मैं अपने घर का एकदम से बड़ा मेंबर हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, पापा नहीं बड़े हैं ना मम्मी बड़ी हैं। ठीक है, वो नेता बनने की कोशिश करता है। वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि समाज में अगर कोई इसकी तारीफ करता है तो बहुत ही वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। और इसी एज को जो है हम कह सकते हैं कि गर्व, मतलब प्राउड फील करता है, और वह शर्म भी करता है। क्या करता है, शर्म। अगर आपने उससे कुछ गलत बोल दिया तो वो क्या है, बहुत गुस्सा हो जाएगा एकदम से और सब कुछ उठा उठा के फेंकने लगता है। तो आपने देखा ही होगा आपके आसपास अगर इस एज में बच्चा है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सामाजिक विकास में बाल्यावस्था की किस तरीके से बच्चे का होता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बाल अवस्था की कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देख लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषा देख रहे हैं अब हम। तो इसमें पहली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है ये आपके लिए एग्जाम में सीधे मिलेंगी। बहुविकल्पीय में आपको जो है ये डेफिनेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा ये किसके अनुसार कहा गया है। और अगर आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये लिखे आते हैं तो टीचर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको जो है मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस लिखें उनमें एक दो डेफिनेशन जरूर डाल के आएँ। तो पहली देखते हैं कार्ल ब्रुश के अनुसार। ठीक है, तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कैसा है, अनोखा काल है इन्होंने कहा है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या आ सकता है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कैसा, संवेगात्मक विकास, मतलब इसमें संवेगात्मक विकास जो होते हैं बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, और सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया है फायंड के अनुसार। तो बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। कैसा है, निर्माणकारी काल है। ठीक है, इसमें क्या है,
बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। बच्चा जो चाहता है वही बन जाता है, ठीक है। और रॉस के अनुसार क्या कहा गया है कि बाल्यावस्था छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल है। कैसा काल है? मिथ्या परिपक्वता का काल है, परिपक्वता का काल है। सही है। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन देखनी, ये आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है, अगर पेपर में आती। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली है, अब हम आगे चलते हैं, अब और देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, तो सोशल डेवलपमेंट इन एडोल्सन, ठीक है। तो किशोर अवस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था है। कैसी अनोखी अवस्था, ये तो आपको पता ही है। इसके प्रति दूसरों के प्रति उनके दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभव में वरन उनके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। इससे क्या होता है? उसमें सामाजिक विकास पर भी निम्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अब जो है किशोर अवस्था, आपको पता है ये बहुत ही अनोखा काल होता है। ये क्या होती है? एक जटिल अवस्था कही जाती है, ठीक है। नाजुक अवस्था है, जटिल अवस्था है, नाजुक अवस्था है, तनाव और तूफान की और संघर्ष की अवस्था होती है। ये किसने कहा है? ये तनाव, दबाव और संघर्ष, तूफान की अवस्था, इसे किसने कहा? स्टेनली हॉल ने कहा है, आपको पता ही है। इसके बाद हम फर्स्ट इसमें देखते हैं, तो क्या होगा? इस अवस्था में किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कि किशोर अवस्था में जब होता है कोई, तो बार बार क्या है? आईना देखता है, बार बार क्या है? खुद को देखता है कि वो कैसा लगता है। क्या लगता है? उससे ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसे लगा अरे ये मेरी तरफ देख रहा है, ये मुझे देख रहा है, मुझे क्यों देख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो बार बार खुद को आईने में देखते रहते हैं, सजते संवरते रहते हैं। तो किशोर अवस्था में आपने देखा ही होगा कि इसी तरीके से होता है। जब हम जो थे किशोर अवस्था में, तो हमारे अंदर भी ऐसे ही चेंजेस थे, ठीक है। तो सेकंड इसमें देखते हैं, इस अवस्था किशोर किशोरियों में विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के तरफ क्या है? आकर्षण बढ़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड इसमें क्या होगा? सेकंड सामाजिक विशेषता में इसमें होगी, थर्ड होगी, ये हमारी इस आयु में बच्चे अपने समूह के सक्रिय और प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वो समूह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, वो जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था के बच्चे होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई कुछ गलत बोल देता तो वो कभी कभी क्या होता है, बहुत ही खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही नाजुक अवस्था कही जाती है। फोर्थ देखते हैं, आयु में बच्चे में आत्म सम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या आत्मसम्मान की भावना बहुत होती है। वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानते हैं। क्या मानते हैं? बच्चा नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो बड़े हो गए, कि अगर पेरेंट्स भी कुछ कहते हैं कि अरे नहीं अभी छोटे हो तुम, तो वो यही कहते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तो इस तरीके की क्या होती हैं? अवधारणाएँ होती हैं इस तरीके से कि बच्चों की क्या होती है? मनोदशा होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद है फिफ्थ इसमें दिया है, किशोर किशोरियों में संवेगों की तीव्र अभिवृद्धि होती है। वे अपनी इच्छाओं को क्या होते हैं? समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए इसमें समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। कैसे हो जाती है? समायोजन में अस्थिरता आती है, ठीक है। क्योंकि इस एज में जो है कि समाज के खिलाफ जो होते हैं किशोर किशोरियाँ, वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या? संक्रमण काल भी इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी के खिलाफ जो हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने, और जो है होने बहुत सारी उनके आगे समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद है कि विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवेगात्मक विकास से आपको क्वेश्चन आए भी हुए हैं डीएलएड में, कि वहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास के बारे में बताइए शैशवावस्था या किशोरावस्था में। तो इस तरीके से ये आता है। तो देखते हैं अब, संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास का उन्नति के लिए आवश्यक है, मतलब उसके उन्नति के लिए आवश्यक होती है ये संवेगात्मक विकास। ठीक है। यह विकास मानव जीवन में बहुत प्रभावित करता है, मानव जीवन को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, व उसी से इसके व्यक्तित्व का निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब कि संवेगात्मक जो विकास होता है उसी से ही जो मानव जीवन के को व्यक्तित्व जो होता है उसके निर्माण में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि पर सही प्रकाशन करना सीख लेता है, मतलब उनको सही तरीके से कंट्रोल करना कर सीख लेता है, तो वे क्या होते हैं, संवेगात्मक विकास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संवेगात्मक। इमोशनली डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। ठीक है। तो सभी स्टेजेस में देखेंगे किस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं शैशवावस्था। क्या देखते हैं, शैशवावस्था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था आपके लिए है। तो इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी। तो पहला क्या है, शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। कैसे होता है, अस्पष्टता की ओर होता है। ठीक है। स्पष्ट नहीं होता है कि उनके संवेग क्या हैं, ये हम पता नहीं लगा पाते इस अवस्था में। तो अस्पष्ट होते हैं कि पता नहीं चलता है कब बच्चा रो रहा है, कब बच्चा हंस रहा है। ठीक है। अब सेकेंड इसमें जो होगा, संवेग मध्य गति के स्वभाव के साथ जुड़े होते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं, विशिष्ट जो संवेग होते हैं उनके मंद गति के साथ होते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड है इसमें, शारीरिक आयु के साथ साथ क्या है, अब इसमें जो थर्ड दिया है वो दिया है, शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। कैसे होते हैं, तीव्रता होती है। ठीक है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में भी तीव्रता होती है। फोर्थ इसमें दिया है कि शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये है, जो पहला होता है इसमें, जन्म के समय क्या होती है, उत्तेजना होती है। क्या होती है, बच्चे के अंदर उत्तेजना आती है। ठीक है। और सेकंड इसमें जो दिया है, 1 माह का जब बच्चा होता है तो उससे क्या होता है, पीड़ा और आनंद आने लगता है, कि मतलब उसे दर्द हो रहा है तो वो भी वह क्या होता है, महसूस करने लगता है। तो इसके बाद जो थर्ड इसमें दिया है वो है 3 माह। जब 3 माह का बच्चा होता है तो उसके अंदर क्रोध आता है, और क्रोध भी आता है, भय भी होता है, और कष्ट और घृणा भी होती है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भय भी आ जाता है 3 महीने के अंदर, भय। ठीक है। क्रोध तो हो ही गया, और घृणा। ठीक है। तो घृणा भी आ जाती है 3 माह के अंदर अंदर बच्चे में। और चौथे माह में जब बच्चा आता है तो क्या होता है, उसके अंदर परेशानी आने लगती है। ठीक है। उसे अपनी परेशानियों का भी अनुभव होने लगता है। जब 5वें माह में बच्चा आता है तो उसे भय होता है। क्या होता है, भय का भी अनुभव होता है। सही है। इसके बाद 10वें माह में जब आता है, वैसे तो भय का अनुभव जो है तीसरे माह में ही आ जाता है, लेकिन कुछ जो हैं तो उनका कहना है कि छठे माह में जो है भय का अनुभव होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जो 10वें माह में क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रेम आ जाता है, मतलब कि वो प्रेम से जो है दूसरों को समझने लगता है। इसके बाद 15 नंबर है, जो 15 माह में जब बच्चा आता है तो ईर्ष्या आ जाती है, मतलब कि उसके अंदर जेलसी भी आ जाती है, कि अगर उसके माँ बाप जो है किसी और बच्चे को पकड़ते हैं या गोद लेते हैं, तो गोदी मतलब ले लेते हैं, उठा लेते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि बच्चा क्या होता है, चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर जेलसी आ जाती है कि अरे इसको क्यों गोद ले लिया, मुझे लेना चाहिए गोदी में। तो इस तरीके की भावना होती है। 24 माह में क्या होता है, 24वें माह में जो है खुशी और प्रसन्नता आ जाती है। क्या होती है, खुशी और प्रसन्नता आ जाती है। तो लगभग जो है आपका माना जाता है कि 18 महीने में आते आते बच्चे में क्या है, सारे संवेग आ जाते हैं, मतलब कष्ट भी होता है उसे। ठीक है। कष्ट हो गया, और क्या हो गया, उत्तेजना हो गई। सही। और आनंद,
आनंद, भय, क्रोध, सही है, घृणा, ईर्ष्या। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि बच्चे में ईर्ष्या का भाव कब उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, बड़ों से प्यार करने लगता है, ठीक है, और छोटों से स्नेह करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो 18वां महीना होता है बच्चे का, इसमें जो है बच्चे के अंदर जो सारे संवेग होते हैं वो सारे डेवलप हो जाते हैं, सभी संवेग आ जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें ब्रिजेस के अनुसार, ये एक मतलब कि मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार इन्होंने संवेग के विकास के बारे में कहा है कि 2 वर्ष के अंदर बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। मतलब 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर सारे संवेग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब देखते हैं, पीड़ा, आनंद, शैशवावस्था की मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि तीन ही संवेग का विकास होता है। मतलब कि शैशवावस्था में जो भय है, क्रोध है, प्रेम है, इन 3 संवेगों का ही क्या होता है, अच्छे से विकास हो पाता है। और शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। मतलब कि कभी वो रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कभी तो दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ ही करते हैं। कहीं रोने लगते हैं, फिर से हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो बच्चों का संवेग जो है बदलते रहते हैं बार बार। इसके बाद है शैशवावस्था में अंतिम चरण में जो वातावरण संवेगात्मक विकास को भी क्या है, प्रभावित करता है। तो इस तरीके से जो है एक शिशु के अंदर संवेग आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो हम देखेंगे, जो बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो बाल अवस्था में भी आपका जो संवेगात्मक विकास है, इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग चेंजेस को आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे इंपॉर्टेंट टिक करना आप, कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस अवस्था में संवेगों का स्थायित्व प्रारंभ हो जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है। और बालक संवेग बा समाज के नियमों में समायोजन करने लगते हैं। उनके जो संवेग होते हैं, ठीक है, इमोशंस उनके होते हैं, उसमें और समाज के नियमों में भी क्या करते लगते हैं, समायोजन करने लगते हैं। वे प्रत्येक क्रिया के प्रति क्या होता है, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगते हैं। मतलब उनको प्रत्येक, मतलब कि जो भी उनके साथ होता है उसके लिए जो है अलग अलग जो संवेग हमारे हैं, उनको क्या है, प्रतिक्रिया उनको प्रकट करने लगते हैं वो अपनी, ठीक है। और माता पिता द्वारा बनाए कार्य के प्रति भय हाँ या ना कहकर चुप रहता है। बाद में झूठ बोलकर अपने को अपेक्षा से बचाता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा क्या करता है, झूठ भी बोलने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। और वो क्या करता है कि मतलब कि उसके पेरेंट्स जो उसे डांटे ना, उसकी अपेक्षा, मतलब उपेक्षा ना करें, इससे बचने के लिए क्या है, वो झूठ बोलना शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद है, इस अवस्था के अंतिम चरण में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जब लास्ट चरण आता है बाल अवस्था का, तो अपने संवेगों पे क्या, नियंत्रण करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में संवेगों में क्या होता है, स्थायित्व प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है, बाल अवस्था में अंतिम चरणों में क्या है, वह अपने सभी संवेगों पर क्या है, नियंत्रण करना सीख जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा, बच्चा अपने सभी संवेगों पर नियंत्रण करना कब सीख जाता है। तो हमारा जो बाल अवस्था होती है उसका अंतिम चरण होता है, उसमें सीख जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में देखते हैं कैसे इमोशंस होते हैं। तो इसमें तो आपके जो हमारे संवेगात्मक विकास जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होते हैं, ठीक है।
तो पहला इसमें देखते हैं, किशोर अवस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरियों के अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। कैसा? जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में होता है तो क्या है, अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। मतलब कि जब बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसके ऊपर जो है बहुत सारा एकदम से क्या मान लीजिए आप बोझ डाल दिया जाता है कि आपको अनुशासन में चलता है, जैसा समाज कह रहा है वैसे करना है, ऐसे नियम कानून ये सारे जो हैं इन सबका बोझ उसके ऊपर होता है। तो 12 से 18 साल की अवस्था इसीलिए बहुत ही कठिन अवस्था कही जाती है, ठीक है। पर क्या होता है, परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। हम उन्हें ना केवल बालक की कोटि में रखते हैं और ना ही बड़ों की कोटि में रखते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। मैंने कहा नहीं, संवेगात्मक हमारे जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये स्थिरता पाई जाती है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं कि किशोर किशोरियों में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि वेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेम, दया और क्रोध और सहानुभूति हो ये क्या होते हैं? संवेग स्थायी रूप से धारण हो जाते हैं। वह इस पर क्या है, नियंत्रण नहीं रख पाते। क्या है? इन पर उसका नियंत्रण नहीं होता। आपने देखा हो जितने भी मतलब कि जितने भी कांड होते हैं, कुछ भी होता है तो इसी एज में होता है, ठीक है। भटकता है बच्चा तो वो भी इसी एज में भटकता है। अतः समानता अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्या होता है? क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। मतलब जो व्यक्ति अन्याय करता है उसके प्रति क्या होता है? उसके अंदर क्रोध होता है। आपने बच्चा को देखा होगा, अगर कोई बच्चा इस एज में है तो अगर वो किसी को गलत करते हुए देखता है तो उसके प्रति क्या होता है? इतना वो आक्रामककारी बन जाता है कि वो उसको मार भी सकता है, ठीक है। और क्या है, दुखी व्यक्ति के प्रति क्या होता है? उसकी दया होती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं इससे। अब इसमें आगे दिया है किशोर और किशोरी के अब इसमें अगला पॉइंट होगा कि किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति में उनके संवेगों पर क्या होती है? छप जाती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर बेसंवेगात्मक स्थिरता व निर्मल व आश्वस्त किशोर के संवेगात्मक अस्थायी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है संवेग होते हैं। और मतलब अगला है कि किशोर किशोरियों अनेकों बातों के बारे में चिंतन करते हैं, कि मतलब वो सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों। तो बहुत सारी जो हैं चीज़ों पे क्या है, विचार विमर्श वो अपने मन में ही करते रहते हैं। उदाहरण के लिए अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता आदि। वो सोचते हैं अरे मैं कैसे दिखता हूँ, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, या मैं ऐसा क्यों हूँ, ठीक है। और स्वास्थ्य मेरा ऐसा क्यों है, सम्मान मुझे क्यों नहीं मिला, ये सारी चीज़ें कि धन प्राप्ति की किस तरीके से पैसा कमाया जाए, और शैक्षिक प्रगति की कैसे हम कुछ ऐसा करें कि बहुत अच्छी क्या है शैक्षिक मतलब शिक्षा में प्रगति कर लें और समाज में हमें एक सफलता प्राप्त हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके अंदर विचार आते रहते हैं। इस पर क्या वह चिंतन करता रहता है। किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही पौण, मतलब कि उसे ना तो हम बच्चा समझते हैं ना ही बड़ा समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक संक्रामक काल होता है। बाल अवस्था, बाल्य बाल अवस्था और जो है पौण अवस्था, बीच में क्या आएगी आपकी? किशोर अवस्था आएगी। पौण अवस्था, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था के जो क्या होता है, बीच का काल होता है। ये क्या होता है? बीच का काल होता है, ठीक है। तो ना बच्चा तो उसको बालक समझा जाता है, ना ही उसको बड़ा समझा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है कि अतः उसे अपना संवेगात्मक जीवन में वातावरण के अनुकूल में बहुत कठिनाई होती है। मतलब जैसा वातावरण होता है उसके अनुकूल उसको संवेगों को ढालने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे निराशा भी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी क्या होता है, घर से भी भाग जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर केसेस आते हैं कि बच्चा वो भाग गया या घर छोड़ के चला गया, घर में कुछ किसी ने कह दिया तो चला गया बच्चा, या नाराज़ हो गए कहीं
कुछ गलत कदम उठा लिया, आत्महत्या कर ली, ये सारी चीज़ों का शिकार जो है इसी अवस्था में होते हैं, 12 से 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किशोर अवस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर और किशोरियाँ दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि वे उनके संवेग व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, कि मतलब उनका व्यवहार जो होता है उस पर उनके संवेग क्या है पूरा प्रभाव पड़ता है। और चेंजेस तो मतलब दोनों में, लड़कों और लड़कियों में दोनों में ही अलग अलग चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है संवेगों का परिवर्तन होता है। शैशवावस्था में अलग तरीके से होता है, बाल अवस्था में अलग तरीके से होता है, और किशोर अवस्था में अलग तरीके से माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक विकास भी कहते हैं। बच्चों में नई और अनोखी चीज़ें बनने और सीखने की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे जो क्या होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और अपनी कल्पना के आधार पर क्या होते हैं, नई चीज़ों बनाने और सोचना पसंद करते हैं, कि नई नई क्रिएटिविटी जो बच्चे के अंदर आती है इस अवस्था में आ जाती है। और आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे दिया है कि किस किस तरीके से वो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो कल्पना शक्ति क्या होती है, कल्पना शक्ति। तो शैशवावस्था में बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है, जिससे वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विचारों और कलाकृतियों का सृजन करते हैं। मतलब बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाना पसंद करते हैं, कागज़ से चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें करने लगते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। अब सेकंड इसमें है खेल। तो बच्चों में सृजनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खेल जो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और विचारों के साथ प्रयोग करने और उनकी कल्पना को विकसित करने का अवसर देते हैं। तो खेल जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारा विकास होता है उसमें। तो इससे क्या होता है, बच्चे में जो है नई नई तरीके से जो है कल्पना करता है, नई नई प्रयोग करता है, क्रिएटिविटी करता है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, खेल के माध्यम से करता है, नए नए अपने तरीके से खेल बनाने की कोशिश करता है। तो ये सब बच्चा इस अवस्था में करता है। अब थर्ड इसमें देखते हैं कला एवं संगीत। तो कला एवं संगीत में कला संगीत जैसी गतिविधियों में शामिल होने से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, और सामाजिक संबंध में देखते हैं। तो सामाजिक संबंध में बच्चों में सृजनात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे दूसरों के विचारों से प्रेरणा लेते हैं और उससे सीखते हैं। मतलब दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ये बच्चे क्या होते हैं, नकल करते हैं। ठीक, नकल करके सीखते हैं। अब आगे और देखते हैं इसमें। और इसके बाद है सामाजिक संबंध हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पर्यावरण। तो बच्चे के आसपास का वातावरण भी उनके सृजनात्मक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि वे अपने आसपास की वस्तुओं और विचारों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो वातावरण जो है हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हमें वातावरण का बहुत ही ज़्यादा, इससे हम सीखते भी हैं और नए नए इससे हमारे बॉडी में जो है हमारे विकास में चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इसके बाद है बाल अवस्था में सृजनात्मक विकास। क्या है, बाल अवस्था में। तो बाल अवस्था में सृजनात्मक विकास का अर्थ क्या है, बच्चों में नई और मौलिक चीज़ों को बनाने, सोचने और करने की क्षमता का विकास करना। तो बच्चों में नई और मौलिक चीज़ों को बनाने, सोचने और करने की क्षमता का विकास करना। यह विकास वातावरण, शिक्षा, अनुभवों से प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें क्या, वातावरण एक मुख्य भूमिका निभाएगा, शिक्षा और अनुभव। इस अवस्था में बच्चे में कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता की भावना क्या होती है, मजबूत होती है। तो इसमें पहला देखते हैं कारक कौन सा है, क्या आवश्यकता है, वातावरण की। तो एक ऐसा वातावरण जो बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए क्या है करे, प्रोत्साहित करे। तो एक अच्छा वातावरण होगा तो अच्छा डेवलपमेंट भी होता है। तो अब अगला देखते हैं इसमें। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा है, इसमें अगला होगा शिक्षा। तो बच्चों में कला, खेल, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने से उनकी क्या होती है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा आपको क्लास कैसी लगी है। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास में देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है। अगला पॉइंट दिया है अनुभव। तो अनुभव में क्या है, बच्चों को नई चीज़ें सीखने और अनुभव करने के अवसर देना चाहिए, उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अनुभव मतलब कि अवसर देने चाहिए हमें। ये अवसर जो है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों को अवसर देने से क्या है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं और क्रिएटिविटी में जो है बहुत ही उनको मतलब कि फ़ायदा होता है, विकास होता है उनका, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन में क्या है, बच्चों को रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने से उन्हें क्या है और अधिक रचनात्मक होने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट होगा, अगला है अनुभाव। तो ये अनुभाव भी हमने देख लिया, प्रोत्साहन भी देख लिया। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता। तो बच्चों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए क्या है, स्वतंत्र होने देना चाहिए। होने देना जो है आवश्यक होता है कि जब हम उन्हें स्वतंत्र छोड़ेंगे तभी जो है वो अपनी विचारों को, अपनी चीज़ों को है व्यक्त कर पाएंगे। तो उन्हें जहाँ से जाना अवसर देना चाहिए और क्या है, उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर है किशोर अवस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास, कि किशोर अवस्था में किस तरीके से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो क्रिएटिव डेवलपमेंट इन एडोल्सन। तो किशोर अवस्था में सृजनात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया। कैसी है जटिल प्रक्रिया, ये तो आपको पता ही है। किशोर अवस्था एक बहुत ही जटिल अवस्था होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो कई कारकों को प्रभावित होती है, जिसमें क्या होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास शामिल है। वह समय होता है जब किशोर अपनी कल्पना और नए विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करते हैं, जिससे वे कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में क्या है सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो किशोर अवस्था में जो होता है सृजनात्मक शक्ति जो होती है वो अधिक विकसित होती है और जो है अगर अच्छे से गाइडेंस मिले तो बच्चा कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था है, मतलब आपको पता ही है परिवर्तनशील अवस्था है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन भी बहुत एकदम अलग तरीके के होते हैं जिसके लिए क्या होता है बच्चा एकदम तैयार नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है इसमें जो है इसमें क्रोध और भी अन्य विद्रोह भरी भावनाओं का विकास भी हो जाता है, सही। और इसमें एक अच्छे नेतृत्व करने वाले की क्या होती है आवश्यकता होती है। अब इसमें देते हैं इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वे ना तो बच्चे होते हैं ना प्रौढ़ होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी इस बारे में। इस कारण से वो अपने वातावरण में भली भांति समायोजन नहीं कर पाते, ठीक है। उन्हें एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, समायोजन करने में, ठीक है। इससे क्या होता है उनको कभी कभी बहुत ही निराशा का भी सामना करना पड़ता है। और इसमें कल्पना की अधिकता होती है। वह सृजनात्मक कार्य करने अपनी कल्पना को क्या है यथार्थ का रूप देना चाहते हैं। जैसे वो सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे जो उन्हें सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाए, ठीक है। वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो किशोर अवस्था क्या होता है आत्म केंद्रित होती है, अहम केंद्रित की तीव्रता होती है, ठीक है इसमें। और क्या विकास भी क्या सार्वभौमिक विकास होता है, इसमें सभी का चीज़ का विकास होता है। तो इस तरीके से जो है हमने अपने सारी चीज़ें देख ली कि किस तरीके से हर एक अवस्था में अलग अलग तरीके से विकास की प्रक्रिया आगे होती है। वो फिर आपका सामाजिक विकास हो, सृजनात्मक हो, या आपका जो है संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक हो, या भाषाई विकास हो, तो सभी विकास जो हैं सभी अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें। और हमारा जो टारगेट एग्ज़ाम ओनली चैनल है, टारगेट एग्ज़ाम
ओनली यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जानने वालों लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे इस फ्री प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें और अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर पा सकें। इससे जो है उनके डीएलएड में जो आगे जो परसेंटेज वगैरह जुड़ती हैं, अगर केवीएस में जुड़ रही है DSSB में, तो परसेंटेज इसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप इसको जो है अच्छे से अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लो ताकि आपको हमारा क्लासेस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, धन्यवाद।